Hello, everyone. Wishing you a very happy Constitution Day. My name is Sutakshi. I'm one of the legal faculties here at Legal Edge. And on the occasion of Constitution Day, Legal Reasoning ki team at Legal Edge has got for you major judgments that framed India. Constitution Day है, major judgments discuss कर रहे हैं. How can we not start with that one judgment जो हम जब लॉ स्कूल के लिए प्रिपेयर करते हैं तो पढ़ते हैं, लॉ स्कूल जाके पढ़ते हैं और लॉ स्कूल के बाद किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो लीगल फील्ड से रिलेटेड है उसके लिए प्रिपेयर करते हैं तो भी पढ़ते हैं. जो दिमाग में नाम आ रहा है वही है. इट इज नन अदर than Keshwanand Bharti versus State of Kerala that came in the year 1973. सबसे पहले let's discuss some basic important facts about this case. क्या आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में चलने वाला वन ऑफ द लॉन्गेस्ट केस है दैट रैन फॉर ऑलमोस्ट 68 डेज. इस जजमेंट में आज तक की लार्जेस्ट बेंच बैठी है ऑफ 13 जजेस एंड दिस जजमेंट इज मोर देन 700 पेजेस लॉन्ग. पर ऐसा हुआ क्या था इस केस में? तो इंडिपेंडेंस मिलने के बाद सारी स्टेट्स अपने सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में लग गई थी. पर जब 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन आया, इनफोर्स हुआ, पीपल ऑफ दिस कंट्री रियलाइज कि हमारे पास राइट टू इक्वालिटी जैसा कोई फंडामेंटल राइट है. पर होता क्या था तब? प्रॉपर्टी और रिसोर्सेज कुछ लिमिटेड लोगों के हाथ में थे. और इसी सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए द स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ रिफॉर्म्स. जमींदारी सिस्टम में, लैंड ओनरशिप के सिस्टम में काफी रिफॉर्म्स आने लगे. केरला गवर्नमेंट ने भी ऐसा डिसाइड किया टू ब्रिंग रिफॉर्म्स इन दिस एरिया एंड दे ब्रॉट फॉरवर्ड द केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट. ऐसे में उन्होंने काफी सारे चेंजेस किए ऑन लैंड ओनरशिप और उन्होंने एदनीरो मठ की भी लैंड उनसे ले ली ऑन द नेम ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ. ऐसा करने के बाद इस मठ के काफी सारे एक्सपेंसेस पे प्रॉब्लम आने लगी, उनकी डेली लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम आने लगी, एक्सपेंसेस मीट आउट नहीं हो पा रहे थे. एंड इस मठ के हेड श्री केशवानंद भारती ने डिसाइड किया कि वो सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करेंगे अंडर आर्टिकल 32 and he'll file a writ and claim the violation of his fundamental rights. उनको रिप्रेजेंट किया था नानी पालकीवाला जी ने. इस केस में केशवानंद भारती ने बोला कि केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट जो राइट टू प्रॉपर्टी को छीनने की कोशिश कर रहा है, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाए. बट समझते हैं उस वक्त का सिनेरियो क्या था? पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर में कंटिन्यूस टसल चल रही थी. 1967 में गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे ऑन द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. पर पार्लियामेंट को ये बात पसंद नहीं आई और वो लाया 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और उसने अपनी वो पावर वापस लाने की कोशिश की. सो केशवानंद भारती केस में जब केशवानंद ने थ्रू हिज लॉयर फाइल्ड अ रिट पिटिशन एंड क्लेम्ड कि ये केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट मेरे फंडामेंटल राइट्स जैसे 14, 19(1)(f), 25 और 26 को वायलेट कर रहा है. इसके साथ साथ 24th और 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स की भी वैलिडिटी को चैलेंज किया गया. While giving the judgment, कोर्ट ने गोलकनाथ के केस को ओवर रूल किया और ये बोला कि भाई पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड एनीथिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट what falls in the basic structure of the constitution. और इस बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है उसकी कोई एक एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं दी. पर हाँ, फॉर वंस एंड ऑल ये क्लैरिफाई कर दिया कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स कर सकता है, उसके पास पावर है, पर वो बेसिक स्ट्रक्चर में अमेंडमेंट्स नहीं कर सकता. एंड ये बेसिक स्ट्रक्चर वो कोर फीचर्स हैं जिसपे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन टिका हुआ है. अगर आपने यही हटा दिए तो कॉन्स्टिट्यूशन का कोई पर्पस ही नहीं रह जाएगा. बट व्हाट आर दीज फीचर्स, इसमें क्या क्या आता है, ये ओवर द इयर्स केस टू केस बेसिस पे ही कोर्ट डिसाइड करेगा. सो दिस वाज द केस ऑफ केशवानंद भारती फॉर यू. द नेक्स्ट जजमेंट that I have got for you is Menka Gandhi versus Union of India that came in the year 1978. So इस केस में क्या हुआ? 1977 में रीजनल पासपोर्ट अथॉरिटी ने मेनका गांधी का पासपोर्ट इंपाउंड कर लिया था पब्लिक इंटरेस्ट के नाम पे. और उन्होंने बोला था कि भाई हम कोई रीजंस नहीं देंगे. जब मेनका गांधी ने पूछा भी कि क्यों ले रहे हो मेरा पासपोर्ट, क्या रीजन है, तो कोई रीजनेबल ग्राउंड्स उनके पास नहीं थे. मेनका गांधी ने रिट पिटिशन फाइल करते हुए आर्टिकल 32 में ये बोला कि उनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है. और मेजरली कोर्ट के सामने एक ही चीज आई थी कि इज राइट टू ट्रैवल इन अब्रॉड इंक्लूडेड इन आर्टिकल 21.
सिक्स जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ये बोला कि आर्टिकल 21 में जो पर्सनल लिबर्टी है वो बहुत ही वाइड इन स्कोप है, उसको आप रीजनेबल टर्म्स में नहीं समझ सकते, उसको आपको लिबरल मीनिंग देना पड़ेगा। एंड दे सेड कि यस, राइट टू ट्रैवल अब्रॉड इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। और यही नहीं, इस जजमेंट में दे ऑल्सो गेव अस क्लैरिटी कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है अंडर आर्टिकल 21, उसका सिर्फ मतलब ये नहीं है कि कोई भी लॉ जो प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके आके बन गया और उसके अंदर जो प्रोसीजर दिया उसके थ्रू यू कैन टेक अवे द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ अ पर्सन। पर इस प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ में, इस लॉ में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का भी कॉन्सेप्ट ऐड होना चाहिए। दैट सेज कि भाई ये लॉ आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए, दिस लॉ शुड बी जस्ट फेयर एंड रीजनेबल। और अगर ये लॉ जस्ट फेयर एंड रीजनेबल है, देन ओनली इट कैन टेक अवे योर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। एंड लास्टली इस केस ने हमें गोल्डन ट्रायंगल का भी कॉन्सेप्ट दिया। Golden triangle is basically your article 14, 19 and 21. The court said कि किसी भी लॉ की वैलिडिटी इन तीनों आर्टिकल्स के बेसिस पे ही डिसाइड करनी चाहिए, कि लॉ वैलिड है कि इनवैलिड, ये तीनों आर्टिकल्स को साथ में इंटरप्रेट करके डिस्कस करना चाहिए। एंड दिस वाज द केस ऑफ मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया फॉर यू। Okay, so now moving on to the next case law that we have, and that is Vishakha and others versus State of Rajasthan. This is a 1997 case. Now, I believe ये एक ऐसा केस होगा आप लोगों ने कहीं ना कहीं अपनी लॉ ऑफ क्राइम्स की क्लास में जरूर से सुना होगा, राइट? अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी कि एक बहुत ही ज्यादा इन डेप्थ एनालिसिस आपको इस केस का करके दूंगी, साथ ही साथ आई विल बी टेलिंग यू कि इस केस के आने के बाद व्हाट वर द वेरियस एडवांसमेंट्स दैट वर मेड एंड हाउ इज इट रेलेवेंट फॉर यू फॉर द फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जामिनेशन, राइट? So let us begin without any further ado. However, अभी याद आया कि मैंने आप लोगों को लॉ डे विश नहीं किया है, कॉन्स्टिट्यूशन डे विश नहीं किया है. सो यस, wishing you all a very 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 happy law day, constitution day, संविधान दिवस. So yes, let us proceed towards a case analysis. अच्छा, तो अब इस अगर इस स्लाइड को देखोगे तो यहाँ पे एक लेडी का फेस बना है, राइट? एंड देन देयर इज एक वो लेडी जस्टिस बनी हुई है और एक मैरिड कपल है. क्या बोलना चाह रही हूँ, लेट्स अंडरस्टैंड. सो क्या हुआ, देयर वाज दिस वंस दिस लेडी जिनका नाम था भनवारी देवी, ठीक है? भनवारी देवी वाज अ सोशल वर्कर. अब यहाँ पे क्या कर रही थी कि अब एक पॉइंट इन टाइम था जहां पे बहुत ज्यादा चाइल्ड मैरिजेस हो रही थी, राइट? a lot of times against the will of the child itself कि बच्चे को शादी नहीं करना है, yet child marriages were happening due to the pressure of the family. तो बनवारी देवी as a social worker took it on to herself. अब एक बार की शादी हो रही थी in this one गुज्जर family जो कि child marriage थी. बनवारी देवी को बहुत ज्यादा opposition मिला, yet she managed to stop this very child marriage. अब क्या हुआ, उस गुज्जर फैमिली के कुछ लोग एंड कुछ और भी बाहर के लोगों ने भी उन्होंने सोचा कि वी शुड टीच हर अ लेसन. देन व्हाट हैपेंड वाज कि इन मेन ने, कुछ 4-5 मेन ने इस ये जो लेडी थी भनवारी देवी, उनका मिलके गैंग रेप किया इन फ्रंट ऑफ द हस्बैंड. व्हाई? जस्ट टू टेक अ रिवेंज. अब क्या रहता है कि मैटर गया पुलिस के पास. जब मैटर पुलिस के पास गया तो पुलिस का भी एक बहुत ही कैलाउस एटीट्यूड था, वेर दे वर नॉट रियली विलिंग टू लॉन्च द कंप्लेंट. दिस हैपेंड. देर आफ्टर किसी मशक्कतों से फाइमे से या मुश्किलों से हम कहें कि केस रजिस्टर हुआ, जो कुछ भी हुआ, मैटर गया ट्रायल कोर्ट तक. ट्रायल कोर्ट तक गया. यू वोंट बिलीव दैट द ट्रायल कोर्ट सेड कि जो अक्यूज पीपल थे, जो गैंग रेप जिन लोगों ने किया था, हम उन्हें गिल्टी इसलिए नहीं प्रोनाउंस कर सकते हैं विदाउट देयर बीइंग एनी एविडेंस ऑफ एनी सॉर्ट. ठीक है? अब क्या रहता है, जबकि मैंने अभी आपको बताया कि दिस ऑल ऑफ दिस हैपेंड व्हिच वाज अ गैंग रेप सिचुएशन, ऑल दिस पीपल वर इन्वॉल्वड, ऑल ऑफ दिस हैपेंड इन फ्रंट ऑफ अ हस्बैंड. येट ट्रायल कोर्ट ने उस मैटर को ज्यादा लाइट शेड नहीं की और उन्होंने इस मैटर को रफा दफा करने की कोशिश की. अब क्या हुआ, जब यही चीज हुआ तो तुमने एक चीज नोटिस की होगी, मैंने बोला था ये लेडी का नाम क्या था, भनवारी देवी. केस का नाम क्या है, स्टेट विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान. तो ये विशाखा कौन हुआ, लेट्स अंडरस्टैंड. अब जब ट्रायल कोर्ट ने भी ऐसा करा तो फिर एक वुमेन की एनजीओ थी, ठीक है, जिसका नाम था विशाखा, एंड देयर वर 4 अदर एनजीओज इन्वॉल्वड. उन्होंने एक पीआईएल लॉन्च की और उन्होंने एक पीआईएल यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन 2 मुद्दों पे डाली. सबसे पहले उन्होंने कहा कि भाई अब नाउ द सोसाइटी इज चेंजिंग. एक पॉइंट इन टाइम था जहां पे मेन वर द ब्रेड अर्नर्स ऑफ द फैमिली ओनली, दे यूज्ड टू गो आउट एंड अर्न अ लाइवलीहुड, एंड वुमेन यूज्ड टू सिट इनसाइड. हाउएवर दैट वाज चेंजिंग ग्रेजुअली. अब हम ये भी देख रहे थे कि फीमेल्स भी बाहर जा रही हैं, वो भी काम कर रही हैं.
तो उन्होंने कहा उनके उनका सेक्सुअल हरासमेंट करने के लिए व्हाट आर द गाइडलाइंस इन प्लेस. फर्स्ट क्वेश्चन वाज दैट दे हैड रेज्ड इन द पीआईएल. एंड द सेकंड क्वेश्चन वाज कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन चीख चीख के हर जगह पे कहता है देयर इज राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी. देन इफ अ फीमेल इज आल्सो स्टेपिंग इन दैट वेरी फील्ड, देन वेयर इज हर इक्वालिटी? है ना? She also has the right to equality. She also has the right to freedom. She also has the right to live with dignity. तो उन्होंने कहा उसकी ये डिग्निटी ये सब कहाँ गई? ठीक है, तो उन्होंने ये पीआईएल में मैटर डाला. अब ये मैटर ने बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा लाइट में आने लगा, क्योंकि इतनी पीआईएल ये सब हो गई हैं, एंड दैट टू नॉट फ्रॉम अ सिंगल एनजीओ बट अ लॉट ऑफ एनजीओज. अब क्या होता है, मैटर जाता है सुप्रीम कोर्ट. जब मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ इंडीड हम मानते हैं कि इस केस में देयर वाज अ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस. नाउ व्हाई आर वी टॉकिंग ऑफ अ वर्क प्लेस? एज आई टोल्ड यू, बनवारी देवी वहां पे शादी का खाना खाने नहीं गई थी, बट शी वाज अ सोशल वर्कर हु वेंट टू स्टॉप दैट वेरी थिंग एंड देन शी हैड टू फेस द ब्रंट ऑफ इट. तो उन्होंने कहा दिस इज सर्टेनली केस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, और ये हमारे जेंडर इक्वालिटी के अगेंस्ट है. हमारी जेंडर इक्वालिटी जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट नॉट ओनली गिव्स, जब हम कहते हैं देयर इज राइट टू लिव विद डिग्निटी, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी हम जब कहते हैं, तो दैट इज नॉट जस्ट अलाउड टू अ सर्टेन जेंडर बट इट्स अलाउड टू ऑल द जेंडर्स ऑफ द सोसाइटी. नाउ माइंड यू, आई एम सेइंग ऑल द जेंडर्स. एक फीमेल हो सकता है, एक फीमेल हो सकती है, एक मेल हो सकता है, एक ट्रांसजेंडर हो सकता है, राइट? तो उन्होंने कहा कि सर्टेनली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि आर्टिकल 14, 19 एंड 21 वाज क्या बोलते हैं, इम्पिंज्ड हियर. अब क्या रहता है, सुप्रीम कोर्ट को लगा कि यार नाउ देयर इज अ नीड, कि एक वॉइड आ गया है इन द सोसाइटी, कि हमने अभी ये देखा कि देयर इज नो पर्टिकुलर लॉ एज सच जो कि सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस को डील विद करता है. तो उन्होंने कुछ गाइडलाइंस निकाली. किसने निकाली ये गाइडलाइंस? सुप्रीम कोर्ट ने. क्या क्या थी वो गाइडलाइंस? जस्ट गो थ्रू इट वंस. मैं स्क्रीन से पूरी हट गई हूं ताकि आप लोग को एक अनरिस्ट्रिक्टेड व्यू मिल पाए. ठीक है, एम्प्लॉयर को ऐसे सारे स्टेप्स लेने हैं जहां से कि आप अपने वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हरासमेंट को रोक सकते हैं. आप कोई भी ऐसा मैकेनिज्म ला दीजिए जहां से आप सेक्सुअल हरासमेंट को अपने वर्क प्लेस पे रोक सकते हैं. वो मैकेनिज्म आप जो भी डेवलप करते हैं आपको वो इन्फॉर्म करना है इन योर ऑफिस और इन एट योर वर्क प्लेस बाय द वे ऑफ नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स, पेनाल्टीज एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा कि कहीं पे भी अगर ये पता चलता है कि देयर इज एनी केस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट योर प्लेस, यू आर बाउंड टू टेक एन एक्शन अगेंस्ट दैट वेरी ऑफेंडर हु डिड दिस पर्टिकुलर थिंग, और उसके अगेंस्ट आप एक डिसिप्लिनरी एक्शन भी लें. देन अगर ये पॉइंट देखो तो थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. उन्होंने यहाँ पे कहा कि हमारा इंडियन पीनल कोड कोई चीज बताए एक्सप्लिसिटली नहीं बताए, किसी को एक्सप्लिसिटली एक ऑफेंस बनाए नहीं बनाए. However, if you feel at your very workplace that somebody has done any kind of sexual harassment with any women, then you are free to take any action against that very offender. फिर साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पे ये बोला है कि भाई आपने बहुत सारे मैकेनिज्म्स बनाए होंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में as to how you're going to deal with it. However, you are also supposed to make a redressal committee कि भाई अगर सेक्सुअल हरासमेंट हो जाएगा तो उसका रिड्रेसल क्या है, उसका सोल्यूशन कैसे होगा, तो उसके लिए कमिटी बनानी है. दिस कमिटी इज टू बी नेसेसरली हेडेड बाय अ वुमेन. साथ ही साथ उन्होंने बोला है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक अवेयरनेस स्प्रेड करें अमंग द पीपल दैट लिसन इफ एट ऑल आपके साथ गॉड फॉरबिड कल को ऐसा हो गया है, देन व्हाट इज द रिकोर्स दैट यू हैव. क्योंकि देखो गॉन आर दोस टाइम्स व्हेन फीमेल्स वर लाइक ऑल लाइक कि डरी हुई नहीं बोल रही हैं. अभी भी लाइक द सोसाइटी वी लिव इन टुडे, both male and female go out to work. तो उन्होंने कहा कि भाई you make the female in your organization feel a little safe when you tell them कि God forbid आप कभी भी अपने साथ ऐसा देखो तो जल्दी से complain it to us तो make them aware about the same. साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कई बार क्या होता है कि बहुत बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, अगर वहां पे गॉड फॉरबिड ऐसा केस हो भी गया ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट का, तो क्या होता है जो उस ऑर्गेनाइजेशन के हेड्स होते हैं, सीईओज, मैनेजर्स एंड ऑल ऑफ दैट, दे ट्राई टू बरी द मैटर की मतलब उसके ऊपर लाइमलाइट में आने नहीं देते कि नहीं हमारा नाम खराब होगा. इसी के लिए उन्होंने क्या किया है, इसके अंदर एक एनजीओ को भी बोला है कि यू टू आल्सो जॉइन दिस वेरी रिड्रेसल कमिटी सो दैट यू कैन सी कि ऐसी कोई भी चीज नहीं हो रही है. थर्ड पार्टी इम्पार्शियल पार्टी को आप उसका पार्ट बनाइए. अब जब ये गाइडलाइंस आ गई उसके बाद क्या होता है, अब मैं आपको यहाँ पे लेके चलती हूँ कि इस जजमेंट के आने के बाद या इन गाइडलाइंस के आने के बाद व्हाट वाज द रिकॉर्स दैट वी हैड, हमने फिर क्या करा. अब क्या रहता है, इसके बाद जैसे ही ये गाइडलाइंस आई उसके बाद एक एक्ट आया दैट वाज सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, एक्ट ऑफ 2013. अब ये 2013 का जो एक्ट है ये अपने आप में बहुत ही वास्ट है. एंड व्हाई डू आई से व्हाई इज इट वास्ट? इट इज नॉट ओनली अप्लाइंग टू द एम्प्लॉयज ऑफ अ सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन. अगर तुम यहाँ पे देखो तो वो कहते हैं फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट हो, इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट हो, ये एक्ट वहां पे अप्लाई होगा.
आपके क्लाइंट के साथ कल को कुछ होता है या ये एक्ट अप्लाई होगा, कस्टमर्स के साथ कुछ होता है ये एक्ट अप्लाई होगा, डोमेस्टिक वर्कर्स के साथ होगा ये ये एक्ट अप्लाई होगा, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट्स के साथ होता है, कोई आपका एम्प्लॉय है भी नहीं बट फॉर अ सर्टन वर्क लाइक आप एक सर्टन वर्क कराने के लिए किसी को कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट के अंदर लाए, वो भी इसके अंदर आएगा। तो वॉलंटियर्स आएंगे, ट्रेनीज आएंगे। तो हमने एक चीज देखी कि इस एक्ट का एम्बिट काफी ज्यादा बड़ा है। अब यहाँ पे उन्होंने बोला है कि जब भी कभी एक सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेंट होगी तो दीज पर्टिकुलर फीमेल्स कैन डायरेक्टली गो एंड लॉन्च अ कंप्लेंट विद द पुलिस। मतलब ऐसा नहीं है कि उन्हें इस कमिटी के पास ही जाना पड़ेगा, यू कुड सर्टेनली गो एंड लॉन्च अ कंप्लेंट विद द पुलिस। और वहां पे जो पुलिस जो रहेगी उनको इस पर्टिकुलर कंप्लेंट को इमिडिएटली लॉन्च करना है विदाउट एनी डिटेल, विदाउट एनी डिले। ठीक है, साथ ही साथ जो कंप्लेंट लॉन्च करेंगी वो होंगी एक वुमेन पुलिस ऑफिसर। अगर वुमेन पुलिस ऑफिसर फॉर एनी रीजन वो लॉन्च नहीं कर पाती हैं, देन दैट वेरी कंप्लेंट हैज टू बी लॉन्च इन प्रेजेंस ऑफ हर। मान लो वो लिख नहीं पाती, पढ़ नहीं पाती है, कोई भी एक्सवाइजी रीजन की वजह से खुद लॉन्च नहीं कर पा रही है, शी इज टू जस्ट बी देयर एट दैट वेरी प्लेस। फिर उसके बाद यहाँ पे इन्होंने एक बहुत ही बड़ी पावर दी है पुलिस को। कभी ऐसा लगता है दैट द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी is trying to bury the matter, is not really playing an active role in that case, तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर penal actions भी ले सकते हैं। अब जजमेंट जो आया मैंने आपको वो बताया, फैक्ट्स जो आए मैंने आपको वो बताए, इश्यूज क्या थे मैंने आपको वो बताए, मैंने आपको ये बताया गाइडलाइंस क्या आई, और मैंने आपको फिर ये भी बताया कि ये गाइडलाइंस जब आई तो उसके बाद आफ्टर इफेक्ट क्या रहा। यहाँ तक की बात हमने कर ली। अब इसके बाद क्या रहता है, एक बहुत 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 अच्छा मूव गवर्नमेंट ने लिया। क्या गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा मूव लिया। अब हमने एक चीज देखी है इंडिया में, एंड दैट इज कि केस फाइल कर देते हैं बट द मैटर गोज ऑन फॉर टाइम इमोरियल, और चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है। तो गवर्नमेंट ने एक शी बॉक्स करके लॉन्च किया है। ठीक है, नाउ व्हाट इज शी बॉक्स, अगर तुम लोग वहां पे देखो तो शी बॉक्स क्या है, सेक्सुअल हरासमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स। ठीक है, यहाँ पे आप जा सकते हैं ऑन टू www.wcd shnic.in। यहाँ पे जाके आप अपनी कंप्लेंट ऑनलाइन ही रजिस्टर कर सकते हैं। ये एक स्पीडियर रेमेडी देगा टू द विमेन, और जिसने भी कंप्लेंट की है वो जाके अपने उस पर्टिकुलर केस की प्रोग्रेस को मॉनिटर कर सकता है। So guys, with this I am done. I have told you, if I would want to summarize, we've dealt with the facts of the case, we've dealt with the issue of the case, we've dealt with the way as to how this name of Vishakha versus state of Rajasthan came into being, we've dealt with the fact कि क्या क्या guidelines Supreme Court ने दी थी, we've dealt with the case कि केस जब आ गया था उसके बाद का आफ्टर इफेक्ट क्या रहा, कि the Sexual Harassment Act of 2013 क्या क्या कवर करता है। फिर मैंने आपको बताया एक शी बॉक्स मैकेनिज्म के बारे में, right? So I hope you all had a learning experience. Now, yes, I would take your leave, and I would invite another faculty to come and explain their part to you as well. So, ta-da! तो हाय गाइस, अब अपन कुछ केस लॉस करने वाले हैं। बेसिकली 3 केस लॉस करने वाले हैं जो कि क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड है, राइट? जिन्होंने एक तरह से प्रेसिडेंट सेट कर दिया फॉर द अपकमिंग केसेस, राइट? वो 3 केसेस होने वाले हैं। द वेरी फर्स्ट इज, जो कि आपको दिख भी रहा है, दैट इज डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। सेकंड वन would be Lalita Kumari versus state of UP, and the third one is Arnesh Kumar versus state of Bihar. क्या केस था, क्या रेशो आया, दैट इज क्या जजमेंट था, और इसकी रेलेवेंस क्या है, ये सब चीजें हम समझने वाले हैं अगले 15 से 20 मिनट में, राइट? सो द वेरी फर्स्ट केस इज ऑफ डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। अब ये आया क्यों, उसकी जरूरत क्या थी, हो क्या रहा था? You might have heard of another case जो केस से रिलेटेड है, that is of हुसैनरा खातून। हुसैनरा खातून का केस was of 1979, right? तब बहुत बड़ा इशू होता था, that was of under trial prisoners. Simple example, suppose there is a person जिसको अरेस्ट किया गया for the offense of theft. थेफ्ट की पनिशमेंट है अप टू 3 इयर्स, 3 साल से ज्यादा की सजा नहीं हो सकती, मैक्सिमम इज 3 इयर्स, राइट? अब उसकी ट्रायल चालू नहीं हुई है, उसको अरेस्ट करके रखा गया है, और वो पिछले 10 साल से ही इज अंडरगोइंग इम्प्रिजनमेंट, जो कि उसका कोई डिसीजन भी नहीं आया है तब भी, बिकॉज उसको अरेस्ट करके जेल में डाला हुआ है, दैट्स इट। ठीक है, तो ये अंडर ट्रायल प्रिजनर्स की बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा था, प्लस कस्टोडियल टॉर्चर बहुत ज्यादा था, एंड कस्टोडियल डेथ्स भी हो रहे थे। आप सबने मूवी देखी होगी, दैट इज ऑफ स्टेट वर्सेस जॉली एलपी, वन अनदर एग्जांपल ऑफ कस्टोडियल डेथ, राइट? ऐसा ही हो रहा था बहुत ज्यादा, राइट? फिर फाइनली केस आया। ये केस से पहले
हुआ ये कि जो डी के बासु थे, राइट, ही वाज द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द लीगल एड सर्विसेज अथॉरिटी, ठीक है, लीगल एड कि वो चेयरमैन थे, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन थे वेस्ट बंगाल के। उन्होंने एक लेटर लिखा और उन्होंने बताया कि किस तरह के इश्यूज फेस कर रहे हैं अंडर ट्रायल प्रिजनर्स। कस्टोडियल टॉर्चर हो रहा है, कस्टोडियल डेथ हो रहा है, एंड दे आर गेटिंग नो रेमेडी, लिटरली नो रेमेडी, राइट। एंड इट इज इंपॉर्टेंट कि इस इशू को लाइमलाइट में लाया जाए सो दैट जो अग्रीड पर्सन है, फैमिलीज ऑफ द विक्टिम्स, उनको कुछ कॉम्पेंसेशन मिले, प्लस जिसने गलत किया है उसको सजा मिले। अदरवाइज होगा ये कि जो भी इंसान अरेस्ट हो रहा है, अरेस्टेड पर्सन, उसको टॉर्चर किया जाएगा, उसको परेशान किया जाएगा, एंड देयर विल बी नो रेमेडी। जो भी गलत कर रहा है, जो पुलिस ऑफिसर या जो भी ऑफिसर गलत करेगा, उसको कोई सजा नहीं मिलनी है। फिर यहां पर उन्होंने ये भी बोला कि ये जो लेटर है, आप प्लीज इसको एज अ PIL की तरह ट्रीट करें। PIL क्या होता है मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। PIL की तरह ट्रीट किया जाए। बाद में इसको एज अ PIL ट्रीट किया गया एंड केस बना डी के बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। एंड यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी, जिन गाइडलाइंस को फॉलो किया जाना जरूरी है। ये गाइडलाइंस है रिगार्डिंग अरेस्टेड पर्सन। अच्छा, ये लैंडमार्क केस लॉ क्यों है? क्योंकि ये केस लॉ ने ना अपने लिए एक अमेंडमेंट ले आया, एक अमेंडमेंट करवा दिया अरेस्टेड पर्सन के लिए स्पेसिफिकली, राइट। कि जब अरेस्ट किया जाएगा तो तुम उसको बताओगे कि अरेस्ट क्यों कर रहे हैं, राइट। ऑब्वियसली बात है कि अगर तुम किसी को अरेस्ट कर रहे हो तुम उसको ग्राउंड्स तो बताओगे कि लेट से तुमने थेफ्ट किया है या तुम्हें हम अरेस्ट कर रहे हैं ऑन द चार्ज ऑफ या फॉर द चार्ज ऑफ मर्डर, राइट। आपको ग्राउंड्स बताने पड़ेंगे कि किस ग्राउंड्स पे अरेस्ट कर रहे हो। और ये हर केस के लिए, भले वो कोई सिंपल ऑफेंस हो, सिंपल ऑफेंस एज इन नॉन सीरियस ऑफेंस हो, जैसे जैसे बेलेबल ऑफेंस हो या नॉन बेलेबल हो, कैसा भी ऑफेंस हो, यू नीड टू इन्फॉर्म द पर्सन अबाउट द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, कि तुम अरेस्ट कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, ये बताना पड़ेगा। अब गाइडलाइंस एक बार देख लेते हैं। द वेरी फर्स्ट गाइडलाइन जो कि बताता है कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर, ऑब्वियसली बात है पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर रहा होगा इन मोस्ट ऑफ द केसेस, कभी कभी ऐसा होता है कि प्राइवेट पर्सन भी अरेस्ट कर सकता है, ठीक है, बट वो रेयर केसेस में होता है। पुलिस ऑफिसर जब अरेस्ट करेगा तो वहां पर उसकी क्लियर आइडेंटिटी होना चाहिए। आपने यहाँ पे देखा होगा बैच लगा होता है, राइट, उसमें एक्यूरेट नेम होना चाहिए और पता चलना चाहिए कि कौन अरेस्ट कर रहा है। तो उसका नाम दिखना चाहिए कि कौन है जो अरेस्ट कर रहा है और इंटरोगेशन वगैरह हो रही है। एंड ही मस्ट वेयर एक्यूरेट, विजिबल एंड क्लियर आइडेंटिफिकेशन एंड नेम टैग्स विद द डेजिग्नेशन। तो भाई पता होना चाहिए कि मुझे अरेस्ट कर रहा है तो कौन कर रहा है, उसका नाम क्या है, उसकी डेजिग्नेशन क्या है। ऐसा नहीं कि कोई भी ऑफिसर कैसे भी अरेस्ट कर सकता है, राइट। तो उसका नाम दिखना चाहिए क्लियरली एंड उसके आइडेंटिफिकेशन दिखना चाहिए। सेकेंड इज, अब जब अरेस्ट किया जाएगा तो ऐसा नहीं है जैसे मूवीज में दिखाते हैं ना कई बार कि इंसान को बस पकड़ कर ले गए, ऐसा नहीं होता है। एक मेमो बनता है, ठीक है, वहां पे थोड़े डॉक्यूमेंटेशन भी होता है इवन अरेस्ट के टाइम पे। तो जब अरेस्ट होगा, अच्छा, जब बहुत सीरियस ऑफेंस कर रहे हो तो तुरंत उठा लिया जाएगा, तुरंत उठा के ले जाएंगे, वहां पे फिर डॉक्यूमेंटेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। बट जनरली होगा ये कि जब आप अरेस्ट कर रहे हो तो एक मेमो बनाया जाएगा, ठीक है, अरेस्ट का, एट द टाइम ऑफ अरेस्ट, कि जब हम अरेस्ट कर रहे हैं तो हमने अरेस्ट क्यों किया। और ऐसा नहीं है कि बस यूं ही अरेस्ट करके ले गए, वहां पर एक विटनेस का साइन भी होगा, अटेस्ट का मतलब सिग्नेचर भी होगा कि लेट से यहां पर एक्स को अरेस्ट किया गया है और वहां पर एक्स वाई एक नेबरहुड में पर्सन रहता है, ठीक है, पड़ोसी मान लो, पड़ोसी है तो पड़ोसी का सिग्नेचर होगा। ये बेसिकली इस प्रूफ के लिए होता है कि देखो हमने ऐसे ही उठा के नहीं ले गए, वहां पर एक गवाह भी था, ये विटनेस भी था, इसने देखा है कि हमने एक्स को अरेस्ट किया था, ठीक है। थर्ड वन इज, अरेस्टेड पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू हैव हिज फ्रेंड और रिलेटिव टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ हिज अरेस्ट। ये जरूरी है, क्यों? क्योंकि जो कस्टोडियल टॉर्चर हो रहा था ना, कस्टोडियल डेथ्स हो रहे थे, वो क्यों हो रहे थे? क्योंकि किसी को पता ही नहीं है। इट इज लाइक तुम्हारे किसी दोस्त को, तुम्हारे किसी घर वाले को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया है और तुम्हें पता ही नहीं एग्जैक्टली वो कहाँ है। आप सबने सुना होगा अबाउट द रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस, वो क्या होता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। अब क्या हो रहा था, तुम्हें पता ही नहीं कि अरेस्ट कर लिया गया है, जब तुम्हें पता ही नहीं तो तुम्हारे पास रेमेडी नहीं है। इसलिए ये आया कि अगर तुमने मान लो एक्स को अरेस्ट किया है ना, अगर पुलिस ऑफिसर ने एक्स को अरेस्ट किया है तो एक्स के घर वालों को इन्फॉर्म करोगे, एक्स के घर वालों को या रिलेटिव को या किसी फ्रेंड को इन्फॉर्म किया जाएगा क्या, कि हमने एक्स को अरेस्ट किया है। एक्स मान लो XYZ थाने में है अभी और आप उससे चाहो तो इवन मिल भी सकते हो, ठीक है। इन्फॉर्म करना पड़ेगा। क्यों अरेस्ट किया है?
कहाँ रखा गया है, बताना पड़ेगा। आगे बढ़ते हुए थर्ड और द फोर्थ गाइडलाइन इज मस्ट बी मेड अवेयर ऑफ हिज राइट। वही सेम बात है कि आपको उसको बताना पड़ेगा। अब बहुत सारे लेमेन्स को ये नहीं पता होगा कि अगर तुम्हें अरेस्ट कर लिया गया तो पुलिस तुमसे पूछेगी। पुलिस की खुद की जिम्मेदारी है बताना कि भाई अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे किसी घर वाले को बताएं तो बता दो, उसका नंबर शेयर कर दो, हम उसको इन्फॉर्म कर देंगे। और पुलिस वालों को ये करना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है, राइट। आप सबको पता होगा, आर्टिकल 22 में भी पढ़ा होगा, दैट अ पर्सन जिसको भी अरेस्ट किया जाएगा he needs to be produced within 24 hours before the magistrate। अब जब मैजिस्ट्रेट के सामने लेकर जाते हैं ना विद इन 24 आवर्स, तो मैजिस्ट्रेट यहां पर इंश्योर करते हैं कि ये जो प्रोसीजरल है ना, जो अपना प्रोसीजर है फॉलो किया गया है। कि अगर तुमने अरेस्ट किया है, क्या तुमने उसके घर वालों को बताया, बताया तो किसको बताया ये भी बताना पड़ेगा। कि लेट से एक्स को अरेस्ट किया था, हमने एक्स के फादर को बताया, हमने एक्स के फादर को इन्फॉर्म किया है, राइट। ये भी बकायदा डायरी में लिखा जाता है, इंफॉर्मेशन रखी जाती है इसकी। ये देखो यहां पर लिखा भी है, ठीक है। कि आपको बताना पड़ेगा कि हमने उसको कहाँ डिटेन किया, हमने ये भी बताया, हमने ये भी बताया कि क्यों अरेस्ट किया है। दोनों चीजें वहां पर बताई जाएंगी। अगला, हाँ, अब ये भी जरूरी है, ये होता ही है हर केस में कि अगर हमने किसी को अरेस्ट किया, अगर पुलिस ऑफिसर ने किसी इंसान को अरेस्ट किया तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन उसी टाइम पे कराया जाता है, जस्ट टू नो कि क्या उसकी बॉडी में कोई माइनर या मेजर इंजरी तो नहीं है। ये चेक करने के लिए उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाता है। इसके अलावा और भी मेडिकल एग्जामिनेशन होते हैं, ठीक है, जिसमें से एक ये दिया है, हर 48 आवर्स में ना मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। ये अगेन ऐड किया गया, क्यों? ताकि कस्टोडियल टॉर्चर ना हो। अच्छा, अभी रिसेंटली एक मूवी आई है दृश्यम 2, हो सकता है आपने देखी हो सकता ना देखी हो। उसमें एक सीन में तब्बू बोलती है कि ऐसी जगह मारना जहां पे निशान ना पड़े, या ऐसे मारना ताकि निशान ना पड़े। क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि अगर निशान पड़ेगा तो इसमें पता चल जाएगा जब मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, राइट। तो हर 48 घंटे में, इन एवरी 48 आवर्स, यहां पर मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाएगा ताकि मैजिस्ट्रेट या जज को पता चले कि भाई कहीं कस्टोडियल टॉर्चर तो नहीं कर रहे, कहीं मार तो नहीं रहे, ये पता चल जाए। नेक्स्ट इज कॉपीज वगैरह जो है, मेमो ऑफ अरेस्ट और जो भी प्रोसीजर था ना अभी तक का, वो सब मैजिस्ट्रेट को दिया जाएगा जब 24 आवर्स के अंदर अंदर आप लेकर आओगे ना तब, ठीक है। ये भी ऐड किया गया, ये ऐड किया गया था अंडर सेक्शन 41D ऑफ सीआरपीसी में, ठीक है। कि जो अरेस्टी है, हमने बहुत बार देखा होगा ना, अगर कभी सूट्स वगैरह देखी हो या बाहर की कोई मतलब फॉरेन की कोई सीरीज देखी हो, तो वहां पे होता है ना कि आई नीड टू टॉक टू माई एडवोकेट, आई नीड टू टॉक टू माई लॉयर वगैरह वगैरह। ये थोड़ा उस तरह का ही है, ठीक है। कि अरेस्ट कर लिया गया तो इंटरोगेशन, ड्यूरिंग द इंटरोगेशन हो सकता है कि आप वहां पर अपने अटॉर्नी को या बेसिकली अपने वकील को बुला सकते हो। जरूरी नहीं है कि पुलिस आपको थ्रू आउट द इंटरोगेशन बोले कि हाँ आप अपने वकील को अपने साथ में रख सकते हो, ऐसा नहीं है। बट एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए जो वकील है वो आपके साथ हो सकता है, जो आपका एडवोकेट है वो आपके साथ हो सकता है, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो ये है कि हर डिस्ट्रिक्ट में ना एक कंट्रोल रूम होगा। कभी जाओ बाहर घूमने ऐसे अपनी सिटी में, डिस्ट्रिक्ट में, तो देखोगे कि यार एक कंट्रोल रूम होता है। अब ये जो कंट्रोल रूम है ना डिस्ट्रिक्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट में होगा और एक स्टेट में होगा। तो ऑब्वियसली बात है कि जो स्टेट का कंट्रोल रूम है वो इनको मॉनिटर करेगा, रेगुलेट करेगा, ठीक है। प्लस एक डेटा रखा जाता है। डेटा किसका? किसको अरेस्ट किया है, क्यों अरेस्ट किया है, किस चीज के अरेस्ट किया है, हुआ क्या है, पूरा डेटाबेस रहता है एट द स्टेट कंट्रोल रूम। और ये बताएगा कौन? डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम, ठीक है। विद दिस वी आर कंप्लीटेड विद फर्स्ट केस, वी आर कंप्लीटेड फर्स्ट केस। सेकंड केस इज ऑफ ललिता कुमारी। अब ये लैंडमार्क केस लॉ क्यों है इसका मतलब बताता हूं। डीके बस हो गया। ललिता कुमारी का जो केस है ये डील करता है एफआईआर से रिलेटेड। एफआईआर इज फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जरूरी क्यों है? अच्छा, सबसे पहली बात एक फन फैक्ट जो कि हो सकता है बहुत सारे लोगों को ना पता हो, पूरे सीआरपीसी में, दैट इज क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, एफआईआर ना कहीं पर नहीं दिया, सिर्फ एक जगह दिया है। इवन जो सेक्शन है ना 154, कभी किसी से पूछो कि जो एफआईआर के बारे में बताता है, उसमें भी एफआईआर नहीं दिया। उसमें भी दिया है इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस या इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस, ठीक है। तो अब एफआईआर की जरूरत क्यों होती है? बिकॉज यहां से ना हमारी गाड़ी आगे बढ़ती है। सपोज कोई ऑफेंस हुआ,
अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है? वो ऑफेंस जहां पर पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट विदाउट अ वारंट एंड स्टार्ट द इंटरोगेशन और स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन विदाउट टेकिंग द प्रायर अप्रूवल ऑफ द मजिस्ट्रेट। ठीक है, कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि सीरियस नेचर का है। अब गाड़ी आगे कैसे बढ़ती है? सपोज कोई ऑफेंस हुआ, आपने वो देखा या आपको पता चला, आप गए पुलिस के पास, आपने एफआईआर लिखवाई, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है ये। अब इसके बाद पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू करेगी और फिर बाकी चीजें होना चालू होंगी कि अगर कोई अक्यूज है तो उसको अरेस्ट किया, फिर चार्जशीट वगैरह आएगी, फिर केस चलेगा, वो अलग कहानी है। ठीक है, तो एफआईआर की रेलेवेंस थी। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम जाओ पुलिस के पास एफआईआर रजिस्टर करवाने, पुलिस वाला बोले मैं नहीं कर रहा रजिस्टर, ये भी हो सकता है। इस तरह की डिस्क्रिशनरी पावर ना हो। हमने बहुत बार पैसेजेस किए, वहां पे आपने टर्म देखा होगा रीजनेबल, है ना? रीजनेबल वे, रीजनेबल मैनर, फलाना फलाना। रीजनेबल टर्म जहां पर आ जाता है ना, वहां पर डिस्क्रिशन चालू हो जाता है। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड केस है भजन लाल का। भजन लाल के केस में बोला गया कि देखो बात यह है कि सेक्शन 154 ना क्लियरली दिया है इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस, इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। हमने वहां पे कहीं पर भी टर्म ऐड ही नहीं किया। क्योंकि अगर हम वहां पर रीजनेबल इंफॉर्मेशन दे देते ना, तो फिर तो डिस्क्रिशनरी पावर हो जाती। इसलिए हमने ये रीजनेबल वर्ड दिया ही नहीं, हमने सिर्फ इंफॉर्मेशन दिया है। तो अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है ना विच टॉक्स अबाउट अ कॉग्निजेबल केस, ठीक है, इफ यू आर गेटिंग एन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अ कॉग्निजेबल केस, तुम्हें वो रजिस्टर करना है, ये मैंडेटरी है, डिस्क्रिशनरी नहीं है। तुम्हारा मन, तुम्हारा मूड, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर वहां बताया जा रहा है ना, इंफॉर्मेशन दे रहा है कोई इंसान और पता चल रहा है कि दैट इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजेस ऑफ अ कॉग्निजेबल केस, देन इट इज मैंडेटरी फॉर यू टू रजिस्टर इट। तुम मना कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, भजन लाल में ये बोला गया। ठीक है, कि हमने रीजनेबल टर्म ऐड ही नहीं किया। ललिता कुमारी ने इसी के आगे बोल दिया कि जय, जो अपन ने अभी बात डिस्कस की, कि अगर वहां पर जो इंफॉर्मेशन दी गई है इट डिस्क्लोजेस अबाउट अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, देन इट इज मैंडेटरी फॉर द पुलिस ऑफिसर टू रिकॉर्ड दैट इंफॉर्मेशन एंड रजिस्टर द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, दैट इज द एफआईआर। हाँ, ऐसा जरूरी नहीं कि हर केस में रजिस्टर किया जाएगा। अगर वहां पे मान लो जो इंफॉर्मेशन है वो क्लियर नहीं है, जो इंसान आया है ना इंफॉर्मेशन देने, उसको खुद क्लैरिटी नहीं है कि हुआ क्या है, वो खुद कंफ्यूज्ड है, तो वहां पर पुलिस फिर क्या कर सकती है? प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकती है बिफोर रजिस्टरिंग दी एफआईआर। एफआईआर रजिस्टर करने के पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकती है कि क्या सही में ऑफेंस हुआ भी है कि नहीं। अगर ऑफेंस हुआ है तो क्या ये कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है क्या, ये चेक करने के लिए प्रिलिमिनरी इंक्वायरी या प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है वहां पर पुलिस। ठीक है, और अगर एक बार पता चल गया कि हाँ भाई ये कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, फिर कोई डिस्क्रिशन नहीं है, फिर चुपचाप से अपन को रजिस्टर करना है, ये मैंडेटरी है। एंड इट वाज हेल्ड इन द केस ऑफ ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, तो इसलिए एक लैंडमार्क केस लॉ हो गया। अब इसके अलावा एफआईआर पे बहुत सारे केसेस है जहां पे इवन ये भी बोला गया कि मान लो दो तरीके हो सकते हैं, एक तो आप खुद जाओ पुलिस थाने, एक हो सकता है आपने कॉल किया, तो क्या कॉल को माना जाएगा एफआईआर? एक केस में बोला गया कि हाँ, अगर एक कॉल हुआ है और क्लियरली समझ में आ रहा है कि वो किस बारे में है, कौन सा ऑफेंस की बात कर रहा है, तो उसको भी इवन एक एफआईआर की तरह माना जा सकता है, प्रोवाइडेड कि जो बता रहा है उसकी आइडेंटिटी क्लियर हो, वो अपना नाम बताए कि वो एक्चुअल में है कौन। हम हर किसी प्रैंक कॉल को या फालतू के कॉल को एफआईआर की तरह नहीं मानेंगे। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट केस लॉ विच इज ऑफ अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये भी एक लैंडमार्क केस लॉ है, इससे रिलेटेड अभी काफी सारे केसेस ऐसे आए हैं। ठीक है, दैट इज ऑफ क्रुएलिटी। ये बात करता है सेक्शन 498 ए की और ऑटोमेटिक अरेस्ट की। ठीक है, होता क्या था, 498 ए जो है वो क्रुएलिटी की बात करता है। ये आया 1983 में, जब इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी ना पहली बार, और दिन भी ऐसा था 25 दिसंबर 1983 को ये एनफोर्स हुआ था। ठीक है, 498 ए। होता क्या था 498 में ना, 498 ए में ऑटोमेटिक अरेस्ट होता था। लेट से अगर एक्स ने एफआईआर रजिस्टर करवाई, उसने बोला कि मेरे साथ ना 498 ए हो रहा है, पुलिस जो है वो कुछ नहीं सुनेगी, इसके आगे कुछ नहीं समझेगी, चुपचाप से जाकर हस्बैंड को और उसके रिलेटिव को अरेस्ट करके ले आएगी थाने। अब इससे क्या हो रहा था, मिसयूज
ऑब्वियसली बात है, अगर किसी को पावर दी जाएगी तो उसका मिसयूज भी होगा। डेफिनेटली क्रुएलिटी होती थी, लेकिन ऐसा नहीं कि हर केस में होती थी, राइट। जैसे रिसेंटली अभी केस लॉज भी आए हैं काफी सारे, जहां पे ये बोला गया है कि अगर आप किसी लेडी को, मतलब जो मैरिड लेडी है, अगर आप उसको बोलते हो खाना बनाने के लिए, तो इट विल नॉट अमाउंट टू क्रुएलिटी, ठीक है, हर चीज क्रुएलिटी में नहीं आएगी। तो इसका मिसयूज होने लगा। अब मिसयूज में क्या होने लगा, एक तरह से आप समझो कि एक्सटॉर्शन होने लगा, एक्सटॉर्शन होने लगा। लड़की एक्सटॉर्शन कर रही है, ठीक है, जिसको अपन लेमन ब्लैकमेल बोलते हैं ना, वही एक्सटॉर्शन होता है, राइट। कि अगर उसको खाना नहीं बनाया, उसने धमकी दे दी कि अगर मुझसे खाना बनवाया तो 498 की कंप्लेन कर देंगे, कंप्लेन कर दिया तो ऑटोमेटिक अरेस्ट। इसके बहुत ज्यादा मिसयूज होने लगा। फिर इसके बाद चेंजेस आए और यहाँ पे ये बोला गया कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक बोर्ड होगा, वो चेक करेगा कि क्या जो कंप्लेन की गई है, क्या जो रिपोर्ट आई है, वो सही भी हो सकती है कि नहीं। अगर हाँ, तो अरेस्ट करो, अदरवाइज मत करो। फिर अनिश कुमार का केस लॉ आया। अनिश कुमार के केस लॉ में बोला कि देखो, बात ऐसी है ना कि हर 498 ए के केस में ऑटोमेटिक अरेस्ट की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 498 ए का केस आया और आपने तुरंत जाके अरेस्ट कर लिया, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ 498 ए के केसेस ही नहीं, वो केसेस भी जहां पर पनिशमेंट जो है इट इज अप टू 7 years, 7 साल से कम या 7 साल तक की पनिशमेंट है ना। बेसिकली वो ऑफेंसेस जो बहुत सीरियस नहीं है, हो सकते हैं थोड़े बहुत सीरियस हो, बट कोई बहुत सीरियस नहीं है। तो यहां पर हमने क्या बोला कि तुम्हें ऑटोमेटिक अरेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑटोमेटिक अरेस्ट करो मत। आप यहां पर क्या करो, जो 41 के प्रोविजंस है, 41 में एक चीज दी गई है, दैट इज नोटिस ऑफ अपेयरेंस। नोटिस ऑफ अपेयरेंस दो। अच्छा, नोटिस ऑफ अपेयरेंस क्या होगा ये समझना मुश्किल होगा, ठीक है, हो सकता है मुश्किल हो, बट आई थिंक सबने सिंघम मूवी देखी होगी। सिंघम मूवी में जयकांत शिकरे का रोल था ना, सिंघम 1 में। याद है वो आता था, गांव का नाम याद नहीं आ रहा है, अजय देवगन का जो गांव था ना, वहां पर आता था अंगूठा लगाने या साइन करने। उसको बोला गया था रोज 14 दिन आना है या 10 दिन आना है और साइन करके जाना है, ठीक है। दैट इज नोटिस ऑफ अपेयरेंस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम ऑटोमेटिक अरेस्ट नहीं करेंगे, हम नोटिस ऑफ अपेयरेंस देंगे कि भाई ऐसा करना, अगले 15 दिन ना रोज आकर सिग्नेचर करके जाना। अगर तुमने सिग्नेचर किया तो ठीक है, अगर तुम नोटिस ऑफ अपेयरेंस को ऑनर नहीं कर रहे हो, मतलब इसको ओबे नहीं कर रहे हो, तो हम वहां पर अरेस्ट करेंगे। बट जस्ट बिकॉज वहां पे 498 का केस है, जस्ट बिकॉज वहां पे कोई ऐसा केस है विच इज पनिशेबल विद लेस देन 7 years ऑफ इम्प्रिजमेंट, तो वहां पर ऑटोमेटिक अरेस्ट की जरूरत नहीं है, रुक जाओ थोड़ा, ठीक है। नोटिस ऑफ अपेयरेंस दो। अगर नोटिस ऑफ अपेयरेंस दिया और उसने नहीं माना, उसको ओबे नहीं किया, तो बिल्कुल अरेस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट रुक जाओ और 41 सेक्शन जो है ना सीआरपीसी का, उसको थोड़ा फॉलो कर लो, ठीक है। सो हमने 3 केस। अच्छा, ये लैंडमार्क क्यों है, बिकॉज 498 की ना एकदम काया बदल दी इसने। इससे पहले क्या चल रहा था, ऑटोमेटिक अरेस्ट, सीधे उठा के जेल में, लड़के के घर वाले और लड़का दोनों, मतलब हस्बैंड और हस्बैंड की फैमिली दोनों। तो इसको रोकना जरूरी था कि ऑटोमेटिक अरेस्ट ना हो सकता है क्रुएलिटी हो, बट उसको चेक तो कर लो क्या सही में हुआ है कि नहीं। और हम नोटिस ऑफ अपेयरेंस को छोड़ रहे हैं, अगर बाद में पता चलता है कि हाँ हुआ है, तो उठा के जेल में डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है वहां पर, ठीक है। सो दैट्स इट विद दिस केसेस। आई होप समझ में आएगा, एंड यस, सेशन अच्छा लग रहा हो तो मेक श्योर दैट यू डू लाइक इट। थैंक यू।